हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे बच्चे बढ़िया हैं यार। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोगों को पता ही होगा। 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आया था सीबीएसई का, और रिजल्ट बच्चों का बहुत अच्छा ही आया है। तो उनके साथ इंटरव्यूज में लगा हुआ था। दिस वॉज द रीजन एक्चुअली, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। और आज फिर से उसी तरीके से उसी जोश के साथ तैयारी में जुट जाते हैं। ठीक है, बच्चों के कुछ डाउट्स थे, वो डाउट भी यहां पर कवर अप हो जाएंगे। और देखो दोस्तों, कुछ बच्चों ने बोला कि पीडब्ल्यू की जो बुक है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर में कंफ्यूजन है। तो यार उसमें थी थोड़ी सी कंफ्यूजन, एक्चुअली क्लैरिकल मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग करने से, लेकिन वो प्रॉब्लम वो आपकी सॉर्ट हो जाएगी। जो ई बुक है ना, उसमें वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अपडेट कर देते हैं, यानी 2 दिन के अभी अपडेट हो गए होंगे। मैं स्टेटस ले लूंगा कल का, मैं वादा करता हूं कल या परसों में, बिल्कुल याद हो मुझे आप, कल या परसों के अंदर वो ई बुक अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अपडेट ले सकते हो। ठीक है जी, हाँ ओके। चलो जी दोस्तों, सारे बच्चे आ गए हैं। हम चैप्टर नंबर 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, आपको यहां पर कुछ मेन चीजों की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। लेक्चर नंबर 6 आपका है, तो आपने लास्ट क्लास के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था। मैंने आपको इसका परसेंटेज मेथड करा दिया था, राइट। और परसेंटेज मेथड के साथ साथ आप ज्योमेट्रिक मेथड भी कर चुके थे और मिड पॉइंट मेथड भी कर चुके थे, जिसे आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। आप 3 मेथड कर चुके थे दोस्तों, और आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के हमारे पास 5 मेथड होते हैं। एक ये वाला बचा हुआ है और एक ये वाला बचा हुआ है। ये तो दोस्तों मैंने लिखे हैं, ऐसा मॉड्यूल में नहीं लिखा। मैं अब आपको मॉड्यूल के हिसाब से क्लैरिटी देता हूं कि आपको किस हिसाब से चीजें समझनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं बेसिकली आपको आउटले मेथड जो है, आउटले मेथड कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, और ये पॉइंट मेथड जो है डेरिवेटिव वाला, ये कराने जा रहा हूं। आउटले और पॉइंट ये करेंगे। अगर हमारे पास समय बचा तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी नाम का एक नया टॉपिक है, ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप जरा मॉड्यूल के हिसाब से चलिए। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ICAI SM मतलब स्टडी मटेरियल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड्स होते हैं, वो 4 होते हैं। पहला होता है परसेंटेज मेथड, इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है राज्य, कौन से वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको शॉर्ट में ऐसे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। पहला ये मेथड है, इसकी थोड़ी क्लैरिटी दूंगा आपको। देखो जी, मैंने आपको परसेंटेज मेथड से फॉर्मूला ऐसे लिखवाया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। और इसको छोटा करके ऐसे बनाया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। लेकिन मॉड्यूल में जो फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे माइनस का निशान नहीं लिखा फॉर्मूले में। मॉड्यूल में माइनस का निशान नहीं लिखा फॉर्मूले में। रोहित हजारी टेंशन मत लो, एक बार ये यूनिट कंप्लीट होने दो। नहीं लिखा प्रिया वर्मा, ठीक है। मॉड्यूल में कैसे लिखा है? लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। माइनस का निशान नहीं लगा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा हमें उस आंसर के साथ एक नेगेटिव साइन जोड़ना ही है, जोड़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी और क्लैरिटी करूं, मान लो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर आता है 2, और ऑप्शन में मुझे गिवन है ABCD, 4 ऑप्शन होते हैं ना, है ना। तो आप देखो हाँ जी, अब मुझे ऑप्शन में आंसर गिवन है
2, -2, 0.2 और 20। मैं क्या ठीक करूंगा दोस्तों? अगर 2 आंसर गिवन है तो मेरे को इसके साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन जोड़ना ही जोड़ना है। बी वाला विल बी द राइट आंसर, समझे? बी वाला विल बी द राइट आंसर। मैं आपको मॉड्यूल की तरफ ले जाता हूं। आईसीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्या बोलती हैं आप देखोगे, इसलिए मैंने वो माइनस का निशान आपके साथ लगवाया था। मॉड्यूल पे चल लेते हैं। दिस इज योर फाउंडेशन कोर्स और यहां बिजनेस इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यूनिट पे आ गए हैं। और देखो परसेंटेज मेथड में आपको दिखाता हूं। देखो जी, अब इस बंदे ने यहां पर माइनस का निशान नहीं लगाया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं लगाया हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल देखो जी, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ इसने यहां पर। जैसे कि मैं बात करूं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लो जी। अब देखो, देखो जी, इसने जब ये फॉर्मूला यूज किया यहां पर, इसने ऑटोमेटिकली माइनस का निशान लगा दिया। तो लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो आंसर है उससे पहले माइनस का निशान आपको जबरदस्ती फिक्स करना होगा। अब देखो ये यहां पर कैलकुलेशन कर रहा था, इसने ये वाला माइनस का निशान यहां कहीं भी नहीं लेके गया, समझ रहे हो? ये माइनस का निशान वो कहीं पर भी नहीं लेके गया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई। देखो अब यहां पर इसने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और यहां माइनस का निशान नहीं लगाया, यहां भी नहीं लगाया और अपने आंसर में भी नहीं लगाया, तो आंसर इसका 3 आया है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलता 3 और -3 तो आप किसको सही करते? आप मुझे बताओ जरा, पोल चलाता हूं। ए और बी दो है आपके पास ऑप्शन, चलो पोल नहीं चला रहा। 3 सही करते या -3 सही करते? बताओ जरा, ऐसी लाइव चैट में बता दो, मैं बता देता हूं। -3 यहां पर सही माना जाता, समझ रहे हो? आंसर 3 आया है, फिर भी आपका -3 ही सही माना जाएगा। जानवी गुप्ता, उसको क्लियर करता हूं, ठीक है ना? ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, अगले पे चलते हैं। नीचे इसने हा। अब देखो यहां पर आंसर आया राजे 0.8। अगर आपको ऑप्शन में मिलता 0.8 और -0.8 तो आप माइनस वाले को ही सही करते, माइनस वाला ही सही माना जाता। तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे आपको माइनस का निशान वहां पर लगाना ही है। ये %% दिमाग में डाल दो, ठीक है जी। लेकिन भाई, लेकिन आप मेरी बात समझो, यहां थोड़ा मोड़ आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मान लो आपका इलास्टिसिटी का आंसर 2 आया है और आपको ऑप्शन दिया है 2, 0.2, -0.2, -20। अब देखो दोस्तों, आपको कहीं पर भी -2 नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं पर भी -2 नहीं दिया हुआ ना, तो जब -2 दिया ही नहीं हुआ तो आप प्लस वाले को ठीक कर देना। किसको ठीक कर देना? प्लस वाले को ठीक कर देना, ठीक है। शिवम हर एक समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब आपके पास माइनस का जुगाड़ हो ही नहीं पा रहा तो प्लस वाले को ठीक कर देना, ठीक है जी। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विपुल गोयल भाई साहब ने पूछा हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। अब ऐसे बच्चों के मुझे क्वेश्चन क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि इसने सेल्फ ट्राई किया है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन तक पहुंचा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उसके डाउट की फोटो खींच के लाया। क्या बोला भाई? भाई कह रहा है कि सर मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, ठीक है, इसको जरा चेक करो। चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब क्वेश्चन में बोला है कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तो प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे यानी ईपी कैलकुलेट करोगे, तो हमेशा ऑब्जर्व करना नेगेटिव साइन को। लेकिन दोस्तों जब पेपर में बोला है कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, कॉफिशिएंट, तो जैसे कि मान लो मेरे को बोलता है कि कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, तो मेरा आंसर मान लो -3 आ रहा है। तो राज्य ध्यान रखना, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो ये जो निशान है ये प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन के लिए है। इसके साथ में जो चिपका हुआ है ना,
ये कॉफिशिएंट है। तो जब जब कॉफिशिएंट आपसे पूछेगा तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ किस केस में? कॉफिशिएंट वाले केस में। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 88 पे ले चलता हूं राजे। अब आपका यहां पर पोल भी चालू करूंगा तो आपको पता भी लगेगा कि हां भाई मॉड्यूल तक जो बच्चा पहुंच चुका है उसका इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। ठीक है जी। लो जी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 88 मैं आपसे पूछता हूं। ये लो जी 88 ये आ गया। ठीक है जी। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इधर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो इलास्टिसिटी का आंसर 1.5 आएगा और माइनस का निशान साथ में लगाना ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने बोला है प्राइस इलास्टिसिटी का कॉफिशिएंट निकालो। तो जब कॉफिशिएंट पूछ रहा है तो प्लस वाला आंसर पूछ रहा है सिर्फ, तो यहां पर सिर्फ 1.5 ठीक होना चाहिए ए वाले ऑप्शन पे। लेकिन कॉफिशिएंट नहीं लिखा होता तो आप सी वाले को ठीक करते, कॉफिशिएंट नहीं लिखा होता तो सी वाले को ठीक करते। ओके सॉर्टेड। लेकिन कॉफिशिएंट लिखा है तो आप ए वाले को ठीक करना। ये क्लैरिटी अगर आपको अभी भी नहीं हुई है तो प्लीज जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो जितना हिस्सा मैंने आपको अभी तक कराया है ना इसको एक बार और देख लेना। ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस ये प्लस वाला दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो भाई फिर माइनस वाले को ही यकीन करो। ठीक है। और कैसे किया बच्चे ने पूछ लिया सर किया कैसे? देखो जी दो प्राइस दिए हुए हैं 6 और 4। मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, है ना। तो डेल्टा क्यू दो क्वांटिटी है 10 और 15, इन दोनों का डिफरेंस 5 है तो डेल्टा क्यू की जगह 5 लिखूंगा, डेल्टा पी की जगह इन दोनों का डिफरेंस 2 लिखूंगा, 6 और 4 का डिफरेंस। पुराना प्राइस 6, पुरानी क्वांटिटी 10। अब काटा पीटी कर लेना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 1.5 आता है। हम इसको माइनस करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कॉफिशिएंट पूछा है, माइनस के निशान को हटा देना। ठीक है। हाँ प्रकाश अगर बोले कि नन ऑफ दीज हो और सब कुछ नेगेटिव में दिया हो तो तब क्या करना है भाई? देखो आईसीआई है ना, जब कोई बंदा ऐसा पोपट क्वेश्चन बनाता है ना तो उस बंदे को क्वेश्चन ही नहीं बनाने देता, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तो अदम्य अरविंद उस बंदे को क्वेश्चन ही नहीं बनाने देता। और अगर दिया होगा, मैं बताता हूं, अगर दिया होगा, अगर मान लो तुम्हारी बात को सच मान लो कि यहां नन ऑफ दीज दिया है इसकी जगह या इसकी जगह नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है प्लस में आ रहा है तो प्लस वाला ऑप्शन देख लो, माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला ऑप्शन देख लो। जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो देखो फिर जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं हुआ तो। ठीक है। वृद्धि पंचारिया पूछ रही है मॉड्यूल में ये टॉपिक कहां है? यार अभी जो दिखा रहा था क्वेश्चन जो सॉल्व चल रहे थे ना वो यही टॉपिक था जो मॉड्यूल में से मैंने बताए हैं। हाँ मनमोहन जी, मनमानी सिंह, हाँ हमेशा सॉल्व तुम करो तो पॉजिटिव में कर दो, बाद में माइनस का निशान चिपका देना, इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब कॉफिशिएंट बोला है तो माइनस का निशान हटा देना। ओके चलिए वो मैथमेटिक्स मत लगाओ, इसके अंदर माइनस टू माइनस कैंसिल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो वहां से हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो मैथ्स का साइन नहीं है नेगेटिव वाला, वो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। शिवम कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 भी करा दो। 33 में ऐसा क्या तूफान था भाई? ये तो क्लास के अंदर सॉल्व करा रखा है, क्लास में से देख लो, आर की इलास्टिसिटी से, समझे? आते हैं भाई। चलो जी, हम बात कर रहे थे, चलो एक होता है परसेंटेज मेथड जिसका ये फॉर्मूला होता है, आपको बता दिया राजे। दूसरा होता है मिड पॉइंट मेथड, इसको आर्क मेथड भी बोलते हैं, मेथड है इसलिए निशान लगा दिया। इसके हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दो और दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो।
मॉड्यूल में इसका फॉर्मूला दिया हो सकता है, डेल्टा क्यू की जगह वो ऐसे लिख देता है Q2 माइनस Q1, है ना, डेल्टा पी की जगह लिख देता है P2 माइनस P1, ऐसा छोड़ दो, इतना दिमाग मत लगाओ, इतना बोल रहा हूं उतना करो, ठीक है। ओके, अभी डाउट भी चेक करूंगा, रुक जाओ, पहले पांचों फॉर्मूले की तुम्हें ओवरव्यू दे दूं। थर्ड वाला टोटल आउटले मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, अभी मैं इसको कराऊंगा। चौथे वाला मेथड मॉड्यूल में बोलता है कि ये पॉइंट मेथड है, इसको उसने पॉइंट इलास्टिसिटी बोल दिया। दोस्तों पॉइंट इलास्टिसिटी फोर्थ नंबर का मेथड है, ठीक है। तान्या आप दोबारा, वॉइस लो है क्या मेरी यार? वॉइस ठीक है भाई? वॉइस के बारे में बताओ दोस्तों, वॉइस अच्छी है तो वाई वाई लिखो, वॉइस में प्रॉब्लम है तो एन लिख देना। सीरियस होके पढ़ लो कुछ दिन। फैजान भाई सब पे आऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, ओके दीपक। मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है आवाज का यार किसी। यस नो यस नो यस नो, एक बार पोल करा लेता हूं। वॉइस ठीक है तो यस कर देना, मतलब अप कर देना, वॉइस खराब है तो नो कर देना, ठीक है ना। पोल करा रहा हूं, वोट टाइप, इसके बारे में बताओ। हाँ तो बोल रहे थे कुछ बच्चे की वॉइस की प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो गई होगी, मैंने उस पर काम करा दिया है। चलो जी दोस्तों, चौथा मेथड बोलता है पॉइंट इलास्टिसिटी। अब इसके टुकड़े कर रखे हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। कहता है पॉइंट इलास्टिसिटी बोलता है हम डेरिवेटिव मेथड से इसको सॉल्व कर ले या फिर ज्योमेट्रिक मेथड से सॉल्व करें। यानी दोबारा समझो, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड बोलता है कि हम जब कोई डिमांड कर्व दिया हो तो उसके किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन दिया हो चाहे ऐसे कर्व वाला दिया हो। तो देखो दोस्तों होता क्या है, जब स्ट्रेट लाइन दिया हो तब तुम ज्योमेट्रिक मेथड यूज कर लो, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। जब ऐसा दिया हो कोई पॉइंट तो यहां लोअर सेगमेंट की ऐसे लेंथ निकालना मुश्किल काम होता है, तो यहां पर डेरिवेटिव मेथड यूज हो जाएगा। डेरिवेटिव मेथड से इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है ऐसा ही कुछ, बस डेल्टा की जगह डी लग जाता है। डी का मतलब भी डिफरेंस होता है, जो मैथ्स अच्छे से जानते हैं वो डी को बोलते हैं डेरिवेटिव। डी क्यू बाय डी पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ऐसे लग जाता है, ठीक है जी, ऐसे लग जाता है। तो दोस्तों मैं शुरुआत कराऊंगा, देखो जी मैंने बताए थे आपको इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने वाले 5 मेथड। अब मैं बोल रहा हूं जो सेकंड वाला मेथड है और जो ये फिफ्थ वाला मेथड है, ये दोनों ही मेथड, ओ सेकंड वाला कह रहा हूं, ये जो पॉइंट वाला है ना, ये दोनों सेम ही है, बस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने हैं, उसके दो टुकड़े कर रखे हैं, दैट्स इट। कोई बात नहीं, गजानन भाई बोल रहे हैं इलास्टिसिटी की सर स्पेलिंग गलत कर रखी है। अरे यार इतना तो समझते हो तुम, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज है। चलो जी, तो मैं बताता हूं पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में। पॉइंट इलास्टिसिटी थोड़ा समझना दोस्तों, तुम पूछोगे कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट वाला मेथड कौन सा होता है दोस्तों? सबसे बेस्ट मेथड होता है मिड पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड। लेकिन बेस्ट होने के बाद भी हम मॉड्यूल में उसको यूज नहीं करते, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है। लेकिन एक बहुत स्पेशल सिचुएशन है, बहुत स्पेशल सिचुएशन है जहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी वाले मेथड को यूज करते हैं। एक तो डायग्रामेटिकली जब हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा के इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा पूछ रहा है सर परसेंटेज से बढ़िया आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड है, ऐसा क्यों? क्योंकि आर्क इलास्टिसिटी वाले मेथड में
दोनों प्राइस और दोनों क्वांटिटी को मतलब कंसीडर किया हुआ है। जो परसेंटेज मेथड है उसमें सिर्फ ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी होती है ना। वेरी गुड राठौड़ आदित्य, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आप सबके इकोनॉमिक्स में, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज 3 बजे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के एमसीक्यूज कराऊंगा, और आप हो सके तो उसमें अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो लेवल क्या होता है। 3 बजे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे होगी। और अगर कोई बच्चा दिल्ली, जयपुर या पटना के आसपास रहता है, दूर वाली बात नहीं है भाई, तुम सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हो, पहली बात तो इसलिए बोल रहा हूं। अगर तुम दूर रहते हो तो नहीं, तुम पास रहते हो तो तुम मिलने आ सकते हो, वहां पर क्लास भी अटेंड कर सकते हो। थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को कि किस लेवल पे तैयारी होती है, पता लग जाएगा। और T20 प्रोग्राम में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मैं पास भी दूंगा, मतलब वो आ जाएंगे क्लास के अंदर विदाउट पेइंग एनी चार्जेस मैराथन में। ठीक है, अच्छा, उस टाइम लॉ की क्लास होती है। ठीक है, ओके, लॉ की क्लास अटेंड करना भाई, इतना जरूरी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड वहां पर यूज होता है जहां पर प्राइस चेंज जो होता है कॉमोडिटी का वो बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर सा होता है, बोले तो नेग्लिजिबल। जैसे कि मैं बोलूं 5 लाख की कार का प्राइस बढ़कर 5,10,000 हो गया, तो यार लाखों की कार का सिर्फ 10 रुपए प्राइस बढ़ा है, तो बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज है। और इसके लिए एक मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है मॉड्यूल के अंदर, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा पॉइंट इलास्टिसिटी के मेथड में। हाँ जी, आहा, ये कहता है जब वेरी स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली, जब बहुत चुन्नू सा चेंज होता है प्राइस में, तब जो हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है। इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला है dq अपॉन dp, पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, माइनस का निशान साथ में चिपकाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें आप लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करके इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके रिपोर्ट है, कंफ्यूजन दूर हो गई है, बहुत बढ़िया प्रथम। ठीक है, वेरी गुड भाई अमन, डिलीवर हो गई तो ठीक है। तो जब बहुत माइनर सा चेंज हो, और दोस्तों जब भी ये तुम्हें, जब ये वाला फॉर्मूला यूज करना हो और तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन मतलब तुम्हें दो प्राइस दो क्वांटिटी ना गिवन हो, सिर्फ इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, तो यही वाला मेथड यूज करना जिसके अंदर आपका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आजा 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 आजा, ये राजी क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये रही। ठीक है, अब बोल रहा है, यहां तो देखो दोस्तों बेसिकली सप्लाई फंक्शन वाला क्वेश्चन उठा लिया मैंने, कोई नहीं, डिमांड वाला उठा लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहां से हटा दो आप। ठीक है, हाँ, ये लो जी। यहां बोला हुआ है एयर कंडीशनर है जिसका प्राइस 30,000 से बढ़कर सिर्फ 30,010 हो गया, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आया है। तो कौन सा मेथड लगाओगे आप यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का? 30 सेकंड है तुम्हारे पास, 4 यहां पर मेथड लिखे हुए हैं, तो बताओ कौन सा मेथड लगाओगे। क्वेश्चन भी मैं अभी आपके लिए क्रिएट कर देता हूं। यहां लिखा है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, यहां लिखा है आर्क इलास्टिसिटी, यहां लिखा है, इन दोनों को छोड़ ही दो तुम, ए और बी में से एक ठीक है। जल्दी बताएंगे बच्चे, है ना, जल्दी जल्दी। चलो जी, आपको पता ही है कि बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, तो आपको सीधा पॉइंट इलास्टिसिटी देखना है, यही वाला मेथड लगेगा, ए वाला, उसमें भी डेरिवेटिव मेथड लगेगा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और,
एक क्वेश्चन पूछा है मॉड्यूल में कि पॉइंट इलास्टिसिटी यूजफुल कौन सी सिचुएशन में है, कौन सी सिचुएशन में पॉइंट इलास्टिसिटी यूजफुल है। आपके पास 3 सिचुएशन दी हुई है। बोलता है जब एक बुक स्टोर वाला बंदा नोटबुक्स का प्राइस डबल कर देता है, 20 रुपए की नोटबुक है वो 40 की कर देता है मान लो, या फिर एक रेस्टोरेंट का बंदा अपनी डिशेस को 50% से एक्सपेंसिव कर देता है, ठीक है, कंसिडर लोवरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस। नहीं कहता है जो इसकी बहुत महंगी डिशेस है उसका प्राइस लो कर दो, 50% से कम कर दो। तो बहुत ज्यादा चेंज यहां है, डबल ही कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज यहां है, हाफ कर दिया। या फिर एक ऑटो प्रोड्यूसर है, वो ऑटो बनाता है और वो सोच रहा है कि ऑटो का प्राइस मैं 100 रुपए से कम कर दूं। बताओ कि कौन सी सिचुएशन में आपका पॉइंट मेथड लगेगा, पॉइंट इलास्टिसिटी। ऑटो भाई 4-5 लाख रुपए का तो कम से कम ऑटो आता है, 6-7 लाख रुपए का आता होगा। वो कह रहा है सिर्फ 100 रुपए से प्राइस कम करूंगा। अबे वो कह रहा है खेल रहा है क्या, क्या लप्पू सा प्राइस कम कर रहा है। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हम यूज करेंगे अपना पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड, सी वाला, राइट। सी वाला इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कितने बच्चों ने दिया। 90% बच्चे यहां पर सही आंसर दे रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्विज तो कराइए। हाँ भाई आजा आजा भाई आजा आजा, कहां गया ये रहा। ये लो जी, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन है। मान लो इक्वेशन है 100 माइनस 5p, ये इक्वेशन है, और बोल रहा है कि कैलकुलेट करो प्राइस इलास्टिसिटी एट प्राइस इज इक्वल टू 10। कहते हैं 10 रुपए प्राइस है, यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जब इक्वेशन दे दी तो फॉर्मूला लगाना है प्राइस इलास्टिसिटी का, कौन सा, dq अपॉन dp मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। माइनस का निशान लगाओ या मत लगाओ, हमारा आंसर आएगा, हम उसके साथ माइनस का निशान लगा ही देंगे। चलो जी आगे देखो। देखो जी, dq का मतलब होता है डिफरेंशिएट करो क्वांटिटी की इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब ये मैथ्स में सिखाएंगे तुम्हें, कैलकुलस में ना बहुत अच्छा टॉपिक है जहां पर आपको डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, डेरिवेटिव सिखाते हैं, लेकिन इको में वो टॉपिक नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या दोस्तों, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, जो भी प्राइस के साथ लिखा होगा, क्या लिखा है 5, तो इस पूरे की जगह लिख दिया आपने 5। यहां 5 लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते, ठीक है। फिर प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में, प्राइस दिया है 10। अब बात बची है क्वांटिटी की। तो जब आपको क्वांटिटी निकालनी है ना, तो जो भी इक्वेशन दी है उसमें प्राइस की वैल्यू पुट कर दो। 100 माइनस 5, प्राइस कितना है 10। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 50 आंसर आएगा। तो नीचे लिख देना 50, 1 से 1 गया, 5 से 5 गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो तुम इसको -1 कर सकते। दिस विल बी योर आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाँ अंशुल गोयल, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जब जब आपके साथ क्वेश्चन ऐसा आएगा आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, चलो जी। तो अभी तक अगर मैं बताऊं कि मैं आपको कितने मेथड करा चुका हूं प्राइस इलास्टिसिटी के, तो आप देख पाओगे कि हमारा लास्ट क्लास के अंदर परसेंटेज और ये मिड पॉइंट मेथड हो गया था, अभी हमारा पॉइंट भी कवर अप हो गया है। तो टोटल आउटले मेथड रह गया है, टोटल आउटले मेथड। देखो जी, टोटल आउटले मेथड रह गया है। आप देखो टोटल आउटले मेथड को हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। आउटले का मतलब ही एक्सपेंडिचर होता है राजे, समझे। सीरियस लेवल का कोर्स है सीए फाउंडेशन, थोड़े सीरियस हो जाओ, समझे। ये वाला मेथड कराऊंगा। एक और क्वेश्चन करा दूं क्या पहले, चलो बच्चा बोल रहा है सर इसको रिपीट करो, रिपीट को छोड़ो, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वांटिटी 50 माइनस 2p, कहता है जब प्राइस 5 रुपए है तो इलास्टिसिटी क्या होगी। आप बोलोगे लव सर ने बताया है पॉइंट मेथड लगेगा क्योंकि इक्वेशन गिवन है। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dp मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। तो लव सर ने बोला ये पूरा झंझट ही खत्म हो जाता है, ये वो आइटम होता है जो प्राइस के साथ लिखा होता है। क्या लिखा होता है 2, तो 2 लिखा है, इसकी जगह 2 लिख दिया।
प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 5, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वांटिटी के लिए पूरी इक्वेशन लिखो 50 माइनस 2 और जो प्राइस है प्राइस की जगह 5 पुट कर दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 आएगा, मैं यहां पर 40 लिख देता हूं। अब कैलकुलेट करो, 5 एक 5, 5 चौक 20, 1/4, 1/4 होता है 0.25 और माइनस का निशान भी लगा देना। दिस विल बी योर आंसर, राइट। हाँ बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऊपर हवाबाजी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं दोस्तों। पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला समझो। टोटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में टीई लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। कैसे, मान लो 1 किलो आलू, 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं, 10 रुपए पर केजी, और आपने उसकी क्वांटिटी खरीद ली है 5 केजी। ये तो प्राइस है आलू का। तो 5 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे, कितने रुपए खर्च किए आपने दोस्तों। मैं प्राइस 10 रुपए का है, कितने खरीदे हैं 5 किलो, तो टोटल आंसर 50 आ गया। ये प्राइस इनटू क्वांटिटी करके जो आंसर आता है इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो बायर होता है वो खर्च करता है, जो बायर होता है वो पैसा खर्च करता है, और जो सेलर होता है वो पैसा रिसीव करता है। तो जितना पैसा बायर खर्च करता है उसको उसका एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जितना बायर सेल करके पैसा जितना सेलर सेल करके पैसा रिसीव करता है उसको उसका रेवेन्यू बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर बायर ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है 50 रुपए का, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर सेलर के हिसाब से देखोगे तो ये इसका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू 50 रुपए ही बनेगा। तो इस सेंस में बोला जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू बात सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जितना तुम खर्चोगे उतना ही दुकानदार को मिलेगा। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू दोनों सेम बात तो नहीं है, एक खर्चा है और एक रिसिप्ट है, लेकिन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है राजे। चलो जी, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, डरने वाली बात नहीं है भाई। हाँ जी, देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताना जरा ढंग से। जब तुम किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा देते हो, तुम दुकानदार हो, मान लो कौन हो तुम, दुकानदार हो, ठीक है। सिद्धार्थ पूछो पूछो पूछो, तुम दुकानदार हो, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा देते हो तो बताओ तुम्हें अब जो पैसा रिसीव होगा, लोगों के खर्चे से रिसीव होता है ना टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा सामान महंगा होने पे या डिक्रीज हो जाएगा, बताइए जरा। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे पोल में बताओ। 30 सेकंड्स का पोल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। पोल दे रहा हूं जी 30 सेकंड्स का, बताओ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मोहम्मद अमान करा दूंगा भाई, भाई तुमने महंगा कर दिया माल। माल महंगा कर दिया उस्ताद, बताओ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखते हैं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। भाई कुछ कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। देखो जी मेरा कहना है कि प्राइस बढ़ने से जो टोटल रेवेन्यू है
वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तुम बोलोगे कैसे, तो वो तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, इधर मैं लिखता हूं किसी कॉमोडिटी का प्राइस मान लो 10 से 20 हो गया। तीन सिचुएशन क्रिएट करता हूं। प्राइस मान लो 10 से 20 हो गया, प्राइस मान लो 10 से 20 हो गया किसी कॉमोडिटी का, राइट। इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो लोग खरीद रहे थे वो साइड में लिख देता हूं, है ना। चलो जी भाई, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड तो डिक्रीज बनती है। प्राइस इंक्रीज हुआ है, डिमांड तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं जरा, प्राइस बढ़ा है तो मान लो डिमांड 100 से, व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, येलो क्यों कर रहे हैं। मान लो 100 से कम होकर 90 हो गई। भाई प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई ना, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है डिमांड 100 से कम होके 40 भी हो सकती थी, मतलब डिमांड बहुत कम चेंज हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता था डिमांड 100 से 50 हो गई, ऐसा भी हो सकता था। दोस्तों तीनों केस में मैं टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगा। टोटल रेवेन्यू बोल दो या टोटल एक्सपेंडिचर बोल दो, एक ही बात है, फॉर्मूला दोनों का प्राइस इंटू क्वांटिटी है। इसको कैलकुलेट करो, कैसे होगा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। 100 को 10 को 100 से 1000, 20 को 90 से 1800, 10 को 100 से, टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1000। तो आपको दिख रहा है कि जब तुम प्राइस बढ़ा देते हो तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है या टोटल रेवेन्यू है, कुछ भी मान लो, ये बढ़ भी सकता है ना। 1000 से 1800 हो गया प्राइस के बढ़ाने से, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है बढ़ेगा या कम होगा। वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब जितना पहले था उतना ही अब है। तो भाई प्राइस के बढ़ाने से कुछ भी पॉसिबल है, वो बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली लोगों को लगता क्या है, ठीक है। आप सोचेंगे जेन्युइनली लोगों को लगता क्या है, भाई ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है, इस वजह से आपको पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों मैं यूं बोलूंगा, अगर प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब ज्यादा सेल हो गई, है ना, तो यार प्राइस का फायदा हुआ है, प्राइस ने अच्छा इफेक्ट दिखाया है, तो बोलूंगा कि भाई ये तो प्राइस का इफेक्ट है। हाँ, ये प्राइस इफेक्ट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये लॉ ऑफ डिमांड का जो रीजन था ना, वो वाला नहीं है, ये ऐसे ही इंग्लिश का वर्ड है। यानी प्राइस के बढ़ने से अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ गया तो भाई मजे की बात है, कंपनी को फायदा है। और लेकिन यार प्राइस की वजह से टोटल रेवेन्यू कम हो गया, तो क्यों कम हुआ है आप देख पा रहे हो। प्राइस के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू कम इसलिए हुआ है क्योंकि क्वांटिटी में यहां ज्यादा बदलाव आ गया, तो इसलिए बोल देता है मॉड्यूल यहां पर क्वांटिटी इफेक्ट काम किया है। कौन सा इफेक्ट, क्वांटिटी इफेक्ट काम किया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इधर से मॉड्यूल से भी इसको कवर अप करके दिखा देता हूं कहां लिखा है। एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ, बस मुझे वो समझाने की जरूरत है, एग्जाम के लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टोटल एक्सपेंडिचर लिखे या रेवेन्यू लिखे, बात एक ही है, डरने वाली बात नहीं है। ये लो जी, ये लिखा है भाई, देख रहे हो, ये रहा टॉपिक। ये बोलता है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, ठीक है जी। प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड नहीं है, उसका रीजन नहीं है, ये ऐसे ही इंग्लिश में एक वर्ड है। प्राइस का इफेक्ट क्या है, अगर दोस्तों आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से आपकी सेल भी इंक्रीज हो गई, मतलब टोटल रेवेन्यू भी अगर इंक्रीज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। मतलब प्राइस इफेक्टिव रहा बढ़ाना, मतलब प्राइस बढ़ाना फायदेमंद रहा। जब प्राइस बढ़ाना फायदेमंद रहे तो प्राइस का इफेक्ट अच्छा है, राइट। अगर तुम प्राइस डिक्रीज कर दो तो तुम्हारी सेल भी डिक्रीज हो जाए, तो प्राइस के साथ साथ तुम्हारी सेल चल रही है, ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा नहीं समझ आया, एक लाइन सुनो, प्राइस
तुम्हारी टोटल रेवेन्यू पे यानी सेल पे किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ये प्राइस इफेक्ट है। जहां जहां प्राइस जाएगा सेल भी उसके पीछे पीछे आएगी, तो प्राइस इफेक्ट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। प्राइस बढ़ाने से मतलब प्राइस के इंक्रीज करने से अगर तुम्हारी सेल फ्यूअर हो गई मतलब कम हो गई, तो भाई प्राइस का इफेक्ट काम नहीं करा, क्वांटिटी यहां पर कैड़ा काम कर गई। क्वांटिटी इतनी कम हो गई कि तुम्हारा टोटल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया ज्यादा। ठीक है, ओके। तो बस ये 2 लाइन लिखी हुई थी इसलिए मैंने समझाया है। मैं इसको एक बार आप लोगों के लिए रिपीट भी कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे। देखो जी, अगर तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो तुम्हें उम्मीद ही नहीं है प्राइस बढ़ाने पे कि तुम्हारी सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो कम होनी है भाई। देखो ना, प्राइस अगर तुम बढ़ा देते हो डिमांड तो कम हो जाती है, लेकिन तब भी सेल बढ़ जाए, 1000 से 1800 की हो गई भैया डिमांड कम होने के बाद भी, तो अब तुम्हारी अगर सेल बढ़ गई, सेल का मतलब हो गया सेल करोगे तभी तो रेवेन्यू मिलेगा, टोटल रेवेन्यू ये बढ़ गया, तो ये प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्राइस बढ़ने से अगर तुम्हारी सेल यानी तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कम हो गया, ऐसा भी हो जाता है ना। देखो ना, प्राइस बढ़ने से सेल कम हो गई 1000 से 800 की, क्योंकि डिमांड तो कम होती है ना, डिमांड तो हर जगह कम हुई है, तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों दिस इज क्वांटिटी इफेक्ट। ठीक है, ये अलग ही वर्ड है, ऐसे ही जनरल इंग्लिश के वर्ड है, बस दैट्स इट, कुछ ज्यादा घुसना नहीं है इसके अंदर, ये एवं ही मैंने समझाया है। ठीक है, हाँ दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अभी मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं समझाया, मेथड तो कुछ और ही होता है, ये तो ऐसे ही बीच में कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई थी मॉड्यूल में, तो वो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था आपको। हाँ, अदिति पूछ रही है सर अगर मान लो प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो भाई डिमांड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा या टोटल रेवेन्यू पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या कहना चाह रही हो? भाई प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, आपको बताइए, फिर तो डिमांड ढीठ हो गई है, 100 थी 100 ही है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, है ना। वाईटी चैनल आर्यन गुप्ता, ये वाला यूट्यूब चैनल। ठीक है, हाँ चलो जी, ये बात क्लैरिटी हो गई आपको। अब देखो दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता क्या है, अब मैं आपको मेथड समझा रहा हूं। हाँ शुभ्रा, देखता हूं उसको मैं। ये कहता है, ध्यान रखना, दिस मेथड कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। इस मेथड से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकाली जा सकती, पीयू करा दूंगा, पहली बात तो ध्यान रखना। दिस मेथड गिव्स आइडिया, ये सिर्फ आइडिया देता है, गिव्स आइडिया अबाउट इलास्टिसिटी, ये सिर्फ इलास्टिसिटी का आइडिया देता है। आइडिया कैसे देता है? आइडिया देता है यानी 3 बातें बताता है, कहता है डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड कम इलास्टिक है, या डिमांड यूनिट इलास्टिक है, बस ये 3 आइडिया देता है। ये 0 और इंफिनिटी वाली वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करता, तो ये बहुत अलग ही मेथड है। ठीक है, बहुत अलग ही मेथड है। देखो यार, बच्चा बोल रहा है सर इसको नोट करना है या नहीं करना, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। जिसको लगता है कि मेरा नोट करे बिना काम नहीं चलेगा, वो नोट कर लो। जिसको लगता है कि मैं विदाउट नोट क्लास को देख लूं बाद में ही नोट कर लूंगा, तो वो वैसे कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है राजे, वैसे करो। ठीक है, सिद्धार्थ उड़ावत, आप जो मैं लिखता हूं ये टीचर्स नोट्स होते हैं, इसको ही दोबारा अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो आपके नोट्स बन जाएंगे भाई। ठीक है, चलो जी, हाँ मामला सॉर्टेड है। ये कमेंट करता है, लेकिन कैसे, क्वेश्चन ये उठता है कैसे, हाउ, ये कैसे कमेंट कर पाएगा, ये मुझे सिखाना है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि आपको प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि चेक द रिलेशन
द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आप इसके बीच में रिलेशन चेक करो, इसके बीच में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन चेक करो। अगर प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो दोनों एक साथ साथ जा रहे हैं लैला मजनू की तरह। जहां प्राइस जा रहा है उसके पीछे लैला जा रही है, टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है। जहां प्राइस गिर रहा है तो ये भी गिर रही है, दोनों जिएंगे एक साथ और मरेंगे एक साथ वाली कहानी है। तो ऐसे केस में बोलते हैं भैया दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कर लिया चेक, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सबकी वैल्यू सेम होगी, है ना। या फिर ध्यान से सुनना भाई, थैंक यू आदित्य भगत, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो तुम बोलोगे ये दुश्मन हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है तो ये कम, प्राइस कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी एक से कम होगी, दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। और अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगी, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन दोस्तों चाहे प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वो कांस्टेंट रहा, तो आप सीधा बोलोगे इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है, यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसका तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिखाओ, तो राजीव वही एग्जांपल है। जैसे कि देखो यहां मैंने आपको सिखाया था प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी एक से कम मानी जाएगी। यहां प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी एक से ज्यादा मानी जाएगी। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलास्टिसिटी एक के बराबर मानी जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक पेपर में दिया हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल में, और सौरभ ऐसा बोला हुआ है, ध्यान रखना, बोला हुआ है एक बंदा बहुत जिद्दी है, उसने अपना टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा हुआ है, उसका नाम है अर्जुन। कहता है भाई मैं हर हफ्ते कॉफी के ऊपर 100 रुपए खर्च करता हूं। कितने रुपए? 100 रुपए। ये कह रहा है पर वीक कॉफी के ऊपर ये 100 रुपए खर्चेगा ही खर्चेगा, मतलब इसका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई। फिर बोलता है कि आप इसके हिसाब से बताओ अर्जुन की इलास्टिसिटी क्या है कॉफी के लिए, ठीक है, क्या इलास्टिसिटी है अर्जुन की कॉफी के लिए। तो आपके पास ऑप्शन भी है, और यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड इसलिए अप्लाई हो रहा है, आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उसकी जिद दी हुई है, वो टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख रहा है, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए ही करेगा, 100 रुपए ही है। हर्ष गोड मॉड्यूल के क्वेश्चन मॉड्यूल में मिलेंगे। सनी कुमार फिर नोट करो, ठीक है जी। तो राजे यहां पर उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो यहां ऑप्शन लिखा हुआ है अर्जुन डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक, मतलब ईपी इज इक्वल टू 1 रहेगी, ध्यान रखना। डी वाला विल बी राइट आंसर इन दैट केस। तो बच्चे के लिए ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन रहता है, डाउट में रहता है, ठीक है, इसलिए ललित भाई मैंने करा दिया आपको पहले ही। हमेशा बच्चे डाउट में रहते हैं, तो ज्यादातर बच्चे इस आंसर में ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो भैया अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो जी मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। प्राइस इलास्टिसिटी का एक मेथड बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज मेथड है, ठीक है। ये मेथड में अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है,
ये क्वेश्चन में लिखा आ गया, तो आप मुझे बताओ इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी या इलास्टिसिटी 1 से कम होगी? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी या इलास्टिसिटी 1 से कम होगी? अच्छा आर्यन भाई, मैं करवाता हूं। हाँ जानवी। अच्छा हर्ष पाठक, देखता हूं इस चीज को मैं। ठीक है चलो जी, अभी तक देखेंगे भी लीडर बोर्ड पे कौन कितना आगे चल रहा है। कोई बात नहीं सौरभ, हम तो कर रहे हैं काम। देखो भैया, इसका मतलब ये है, ये क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, मान लो ऊपर 10 लिखा है, प्राइस में चेंज कम है, मान लो नीचे 9 लिखा है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर 1.1 के आसपास आएगा, यानी हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ऊपर मान लो 100 लिखा है, नीचे मान लो 90 लिखा है, तब भी आंसर यही आएगा। जब ऊपर वैल्यू बड़ी लिखी होती है, नीचे छोटी लिखी होती है, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है। ए वाला विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। ठीक है, पृथ्वी, लकी, वेदांत, ज्ञानेंद्र, ऋषि, देवांश। लेकिन अब मेरी बात सुनो, आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड वो क्या बोलता है? जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा, है ना? इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई, इससे रिलेटेड। ऐसे साइंस ऐसे एक दूसरे को बराबर बना देते हैं। हाँ जानवी, अभी के लिए मॉड्यूल के क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिवाज भर दो भाई। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं जो करके आपको थोड़ा आइडिया होगा, हाँ भाई एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन टकरा जाते हैं। इसको उठा लेते हैं मॉड्यूल से ही, ठीक है जी, मॉड्यूल से उठा लेते हैं भाई। हाँ हाँ, अरे आ जाता हूँ, कहाँ गया? अरे कित फंस रहा है। देखो अभी अर्जुन वाला जो क्वेश्चन कराया था वो तो 91 था। एक क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ 92, कहता है, ढंग से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि एक फर्म ने देखा कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी 3.5 है। 3.5 है मतलब 1 से ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर दिस फर्म इफ इट विश टू रेज टोटल रेवेन्यू? अगर ये अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, मतलब अपनी सेल बढ़ाना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए? दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, बंटी शर्मा अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा हो तो आप समझ लेना कि टोटल आउटले मेथड का यहां पर यूज है। टोटल आउटले मेथड का यूज क्या होता है, ये देखो जी, टोटल आउटले मेथड का यूज क्या होता है, पहले ये सिखा दूं आपको। देखो जी, आओ 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 आओ, टोटल आउटले मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है अगर तुम्हारी इलास्टिसिटी 1 से कम है ना, तो तुम प्राइस बढ़ाओगे तो भी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जब तुम ज्यादा खर्चा करोगे तो सेलर को ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट? ये बोलता है।
लेकिन डिमांड इलास्टिक निकली ना, इलास्टिक मतलब बहुत जल्दी बदल सकती है, तो तुम्हारा प्राइस बढ़ाना घातक हो सकता है। मतलब अगर मैं कोई ऐसा सामान बेच रहा हूं, पेट्रोल बेच रहा हूं, तो मैं इसका प्राइस बढ़ा सकता हूं भाई, क्योंकि लोग उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे, तो प्राइस बढ़ाने से मेरे को रेवेन्यू ज्यादा ही जनरेट होगा। तो पेट्रोल की डिमांड वैसे भी लेस इलास्टिक होती है ना, तो मैं यहां प्राइस बढ़ा के टोटल रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकता हूं। मैं नमक का, सॉल्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा तब भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हम कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग हमारी दुकान से नहीं खरीदेंगे, उनकी इलास्टिसिटी बेसिकली ज्यादा होती है ना। तो इनका प्राइस बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू कम होता है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ हो गई। लेकिन बात कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन से कनेक्ट करने की। तो बोलता है कि ये 3.5 तो फालतू में उसने वैल्यू दी है। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है और आपको अगर अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है, तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू में यानी टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है। ऐसा ही तो होता है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है तब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। तो अगर तुम प्राइस कम करोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, यानी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। जब तुम खर्चा ज्यादा करोगे तो ही तो दुकानदार को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो यहां पर एक्शन क्या लेना चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए मैं पोल चालू कर रहा हूं। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। चलो जी, 45 सेकंड्स का क्या 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। 1 मिनट का टाइम है, रीड द ऑप्शन। अरे भाई टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं करता मैं, टेलीग्राम चलाता ही नहीं। इंस्टाग्राम चला लेता हूं, टेलीग्राम नहीं चलाता। उस पर मैसेज मत करो। हाँ तो जी उस्ताद, क्वेश्चन की सुन लेते हैं। इसको टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है अपना, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो प्राइस कम करने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तभी रेवेन्यू बढ़ सकता है। क्योंकि जब 1 से ज्यादा है तो प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। उसको प्राइस लोअर करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड फॉर अ गुड इलास्टिक है, मतलब 1 से ज्यादा है। ये 3.5 तो फालतू में दिया हुआ था, 5 6 7 कुछ भी दे देता। तो ए वाला ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है जी, ए वाले के साथ चले जाएंगे। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है जी, ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है, अच्छा इसको तो इनकम इलास्टिसिटी का वो बाद में करूंगा। हाँ 106 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है इफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ अपकमिंग क्रिकेट मैच, आईपीएल मैच अगले वाला ऑर्गेनाइज जो हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। विपुल अब समझ जाओगे, रिपीट हो जा रहा है, पुराने वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही रिपीट होगा। यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होगा पुराने वाले क्वेश्चन का। कहता है एक ऑर्गेनाइजर क्रिकेट मैच का है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो प्राइस बढ़ा देगा टिकट का, प्राइस बढ़ा देगा टिकट का, ठीक है, क्योंकि उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। तो उसको लगता है कि प्राइस बढ़ाने से उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यार यानी वो सोच रहा है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ऐसा कब होता है, पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ाने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी 1 से कम है, ये जानते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम प्राइस बढ़ाने से अपना रेवेन्यू बढ़ा लोगे, तो तुम्हें यह भी लग रहा है कि जब सामान महंगा हो जाएगा तो लोग उसकी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। प्राइस बढ़ाने से लोग डिमांड चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब डिमांड जो है आपकी वो इनइलास्टिक है। और दोस्तों परसेंटेज मेथड बोलता है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो तो डिमांड इनइलास्टिक होती है। यानी ऊपर वैल्यू छोटी लिखी हो, नीचे वैल्यू बड़ी लिखी हो। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है यहां पर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है।
जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम हो। यहां कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इधर लिखा है व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन रेट, रेट मतलब प्राइस, विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड, यानी टिकट सोल्ड। तो यहां परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम है, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहां पर इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। जब इलास्टिसिटी 1 से कम होती है तो आप अपना प्राइस बढ़ाकर टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। यानी ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड दोनों को एक साथ भिड़ा दिया इसने। बी वाला राइट आंसर होगा, बी वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब बच्चे बोलेंगे सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं राजे, मैंने बोला कि फिर से रिपीट करूंगा, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार अभी तक जो मैंने समझाया है वो फिर से चालू कर देता हूं। कुछ बच्चों ने देखो बोला सर आपने पॉइंट इलास्टिसिटी में एक मेथड कराया, उसको रिपीट कर दो। तो मैंने बोला पॉइंट इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये वाला लिखना है आपको, dq अपॉन dp मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। माइनस का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, जो आपका आंसर आएगा उसमें तो लगा ही देना। ये कब यूज होता है? ये फॉर्मूला ही तब यूज होता है जब आपको क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी हो। अगर मान लो आपको इक्वेशन ऐसे दी है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 माइनस 4p, ये दी इक्वेशन, और साथ में लिखा है प्राइस भी दिया हुआ है 10, कहता है यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों जो भी ये चीज है ना, ये क्या होती है, जो प्राइस के साथ लिखी होती है। तो इसकी जगह मैं 4 लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय एक प्राइस लिखा है तो ये प्राइस है 10 कर दिया, अपॉन क्वांटिटी है तो क्वांटिटी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो भी क्वांटिटी है ना, ये 100 माइनस 4, पी की जगह मैं लिख दूंगा जो दिया है, पी लिख दिया, 60 आ गया। तो इधर अपन 60 लिख देंगे इस क्वांटिटी की जगह, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सॉर्टेड है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है पुलकित भाई सुनते रहो। फिर मैंने आपको कराया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर बोलो या टोटल रेवेन्यू बोलो, दोनों का ही सेम वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैं यूं कहना चाहता हूं, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या फिर प्राइस के कम होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो डिमांड विल बी सेट टू लेस इलास्टिक। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, लेस इलास्टिक। और ये याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, परसेंटेज मेथड में ऐसा कब होता था? परसेंटेज मेथड में ऐसा तब होता था जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 राइट। ओके, नेक्स्ट मैंने पॉइंट बताया आपको, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है, यानी प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उल्टे चल रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ऐसा कोई सीन है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में, ओहो, ऐसा कोई सीन है कि उल्टे उल्टे चल रहे हैं, तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। जब जब इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, यानी मोर देन यूनिट इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक डिमांड बोल सकते हो आप। हाँ, मानस कह रहा है सर लॉ की क्लास में बोरियत होती है। बोरियत तो होती है भाई, प्योर थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब आ जाओ। लेकिन दोस्तों जब प्राइस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो और टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, पहले भी 100 था अब भी 100 है, तो बताओ कमेंट करके ऐसे में इलास्टिसिटी कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे में इलास्टिसिटी कितनी होगी, कमेंट करके बताओ। हाँ सुब्रा, मैंने बोला था पढ़ूंगा भाई। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहां पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। इज इट क्लियर? यही है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जो भी मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा समझाया है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, पेपर में यहीं से आना है। एग्जाम रिलेटेड कंटेंट इतना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर गुड, सब बढ़िया। ठीक है जी, अब आते हैं जी तुम्हारे डाउट पे। बच्चों ने डाउट पूछे हैं सर ज्योमेट्रिक मेथड के क्वेश्चन कैसे आते हैं? ज्योमेट्रिक मेथड का जो मैंने समझाया है, फॉर एग्जांपल यार ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में तुमसे पूछ लेगा, मैं बता देता हूं। ये पूछ लेगा बताओ जी मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो 1 होती है।
बताओ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, या वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, इतना पूछ लेगा भाई। और ये मैंने करा रखा है आपको, राइट। हाँ शिवम, वो मैं देख लेता हूं, पोल में प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल। यार तेजस ने पूछा सर आप शॉर्ट नोट्स कब दोगे। देखो राजे, पहली बात तो मैंने बता रखा है, नोट्स आप खुद बनाओ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा, और मैंने बता रखा है जब यूनिट कंप्लीट होगी तब दूंगा। तो एक बार यूनिट कंप्लीट होने दो तब दूंगा, यूनिट कंप्लीट होने दो तब शॉर्ट नोट्स दूंगा, बस। इसके बाद ये डाउट नहीं आना चाहिए अब, ठीक है। नोट्स कब देंगे, नोट्स कब देंगे, यार मैं बोल रहा हूं कितनी बार बुलवाओगे, यूनिट कंप्लीट होगी तब दूंगा नोट्स में। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा जो तुमने नोट्स बनाए हैं और जो मैंने दिए हैं उसमें कितना फर्क है। और ये नोट्स में चैप्टर 2 के भी दूंगा, मतलब जितने भी यूनिट कराऊंगा। आप बोलोगे चैप्टर 3 के भी दे दूंगा, आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे चैप्टर 4 के भी दे दूंगा, लेकिन जब जब यूनिट खत्म होगी तब तब दूंगा। लेकिन मैं आपको उसके बाद नोट्स नहीं देने वाला हूं, आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे को नोट्स प्रोवाइड करता रहा तो तुम्हारा नुकसान होता रहेगा। तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। गुस्सा नहीं हो रहा अमित तिवारी, ये तो तरीका है, ठीक है। ठीक है जी, ये भी मैंने बता दिया, ये बता दिया। इलास्टिक का मतलब डिमांड जल्दी बदल सकती है, इन इलास्टिक का मतलब डिमांड ढीठ हो गई है, नहीं बदल रही है योगेश, ठीक है। सर ये डाउट पहले भी पूछा था लेकिन लास्ट में चला गया, इसलिए दोबारा लिख रहा हूं। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेगा तो हम ऑलवेज उसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बोल। ये भाई देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सर ईपी की वैल्यू अगर तुम हमेशा नेगेटिव लिखोगे तो उसको लेस देन यूनिटरी, मतलब लेस देन जीरो बोल क्यों नहीं बोल देते। अरे भाई कितनी बार बताऊं, ये निशान सिर्फ मैथ्स का है, अगर ये -2 है तो हम इसको 2 समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला हुआ है कि x की इलास्टिसिटी -2 है, y की इलास्टिसिटी -3 है, तो आप ये मत बोलना कि भाई ये वाली वैल्यू ज्यादा है क्योंकि माइनस में है। अरे नहीं भाई, ये वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाले निशान को तो तुम अवॉइड करो। कंक्लूजन के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ठीक है अक्षय भाई। और ये बात दिव्यांश के अकाउंट्स में 97, बिजनेस स्टडीज में 94, इको में 91, इंग्लिश में 93। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांश अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप वो फॉर्म भर दो जो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया हुआ है, ठीक है। मुकेश कुमार अभी नहीं, ठीक है। वैष्णवी जोशी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थैंक यू मयंक। रेवेन्यू का मतलब अभी के लिए माल सेल मान के चलो श्रद्धा, एग्जैक्टली इनकम नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब समझाऊंगा मैं आपको रेवेन्यू वाले चैप्टर में, 4 चैप्टर में। डेरिवेटिव मैथ्स में होता है मुस्कान नारंग, जो मैंने ट्रिक बताई है बस आप वो ट्रिक को ध्यान रखो। ऑपरेशन कॉस्ट वॉस्ट सब आर्यर आएगा, अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। सुब्रा ने अब पूछ लिया सर अगर क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आया तो क्या लिखेंगे, 4 और 5। मैंने अभी आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कराया ही नहीं। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी है वही चल रही है, प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड है 4, ठीक है। हाँ मोहन भाई, प्राइस इलास्टिसिटी में लगेगा माइनस। आप प्रकाश प्रजापति, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए। हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विपुल बिल्कुल आ सकता है। नजरा पूछ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। भाई साहब सिर्फ परसेंटेज मेथड यूज करना है पहले वाला हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आर्क इलास्टिसिटी वाला करो यानी मिड पॉइंट करो, तो मेंशन है तो मिड पॉइंट कर दो, ठीक है। बस यही करना है, कौन सा मेथड का यूज करना है वो मेंशन करने बोलेगा। और तीसरा पॉइंट, जब क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन हो तो आप डेरिवेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जब इक्वेशन गिवन हो तो कोई लगेगा ही नहीं मेथड भाई, ठीक है। ओके, ज्योमेट्रिक मेथड लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। डेरिवेटिव मेथड यूज भी कर दिया, ठीक है। वेरी गुड आशीष भाई, 99 आया इकोनॉमिक्स में, वेरी वेरी गुड। पीवाईक्यू अनुराग शर्मा मैं करा रहा हूं T20 सीरीज के अंदर 3 बजे, आज भी ये वाला यूट्यूब पे क्लास है, आप वहां से भी देख सकते हो उसके पीवाईक्यू। चंडीगढ़ में नहीं होगी अनु गोस्वामी, पंजाब में इस बार के लिए नहीं है, जब तुम इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे तब हो जाओगे। हाँ माधव सितंबर के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है, दिस इज डन 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 डन। आकाश मिश्रा डेरिवेटिव वाला मैंने मेथड एक्सप्लेन नहीं किया, आपको ट्रिक बताई है, बस इतना ध्यान रखो, 3 से 4 बार बता दिया वो चीज, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है। अब तुम ले लो
5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ज्यादा हो जाएगा, 3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 20 मिनट और पढ़ाऊंगा। 3 मिनट्स का ब्रेक ले लो राजे, फिर 20 मिनट और पढ़ाना है मुझे आपको, ठीक है, फिर छुट्टी करूंगा। लो जी भाई, ठीक है ना, छुट्टी नहीं, हाँ 3 मिनट का ब्रेक है। इसको मैं बोलता हूं पता है क्या, ये तुम्हारा मुन्नी ब्रेक है, इसको बोल दो मुन्ना या मुन्नी ब्रेक। मुन्ना मुन्नी ब्रेक ले लो भाई, थोड़ा चाय पानी पी लो, रेस्ट ले लो, क्योंकि नया मेथड करा, एक नया तरीका कराने वाला हूं मैं, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन पवन भाई। ठीक है श्वेताक्षी, हो गया 3 मिनट हो गया, ब्रेक इज ओवर। देखो जी, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बदलता है, मान लो 10 से 20 हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, मान लो 100 से 50 हो गई है। तो देखो हमने क्या किया, जब इस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस, ऑन प्राइस चेंज हुआ, खुद का प्राइस चेंज हुआ, तो इसकी ऑन डिमांड, ऑन मतलब खुद की डिमांड है ना, खुद की क्वांटिटी भी चेंज हो गई ना। तो हम यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, अभी ये कर रहे थे। अभी हम एक नई चीज करेंगे, हम कह रहे हैं जब किसी और का प्राइस चेंज होता है तो किसी और की डिमांड भी बदल जाती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग अब कोका कोला ज्यादा पिएंगे, है ना। कार का प्राइस चेंज होता है तो पेट्रोल की डिमांड चेंज हो जाती है, पढ़ते हो ना, है ना। तो जब किसी और का प्राइस चेंज होता है तो किसी और की डिमांड भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे में हम किसी और के प्राइस के बदलने का इफेक्ट किसी और की डिमांड पे कैलकुलेट करेंगे और उस वाली इलास्टिसिटी को बोलेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी बोल लो, ठीक है।
सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी बोल लो या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रॉस इलास्टिसिटी ये बोलता है कि किसी और के प्राइस की वजह से किसी और की डिमांड में कितनी लचक आती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये देखना है। प्राइस के प्राइस मतलब पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोका कोला की डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कितनी इलास्टिसिटी होती है, कितनी लचक आती है, ये चेक करना है। और ये टॉपिक मॉड्यूल के अंदर कहां दिया हुआ है ये भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये क्या हुआ भाई? हाँ, मैं भी कहूं क्या मोए मोए हो गया मेरे साथ यार। चलो जी, ये राज्य आपको दिखाता हूं मॉड्यूल में। ये टॉपिक दिया है आपको, थोड़ा सा बीच का टॉपिक मैं आगे अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन नए टॉपिक पे आ गया हूं तो प्लीज वहीं देखना जहां मैं ले जा रहा हूं आपको मैं। ये दिया हुआ जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 1.7 नंबर पे टॉपिक दिया हुआ, देख रहे हो? ये करा रहा हूं मैं आपको, क्रॉस इलास्टिसिटी बोल लो या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोल लो, ठीक है? ये करा रहा हूं आपको, ठीक है? ओके रिपोर्टर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को हम ई और सी का मतलब क्रॉस, इससे डिनोट करते हैं। किसी और का प्राइस बदला, उससे किसी और की डिमांड बदल जाएगी, उसका इफेक्ट देखना है। और आप अगर देखोगे मैं बताऊंगा, इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। यह बोलता है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी, जिसको मैंने एक्स बोल दिया, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कोका कोला, जिसको मैंने वाई बोल दिया। मतलब किसी और का प्राइस बदलेगा तो उससे किसी और की डिमांड भी बदल जाएगी। इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे, लेकिन जानते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इनकी सबकी काटापीटी करोगे तो शॉर्ट में फॉर्मूला आ जाएगा, क्वांटिटी ये प्राइस, पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी। अब किस किस का प्राइस है भाई? क्वांटिटी तो एक्स की है, ठीक है, प्राइस वाई का है। तो वाई के प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड में कितनी लचक आती है, कितनी लचक आती है, लचक लचक समझिए ना, लचक क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो चेक करनी है। और इसको चेक करने से फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का बेनिफिट बता दो जरा एक बारी, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी, ये प्योर, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव साइन का चक्कर है, प्योर मैथ्स लगेगी यहां पर, ठीक है? अगर इसका आंसर लेस देन 0 आया, वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है कि आपने मान लो गुड एक्स और गुड वाई, दो चीजों की इलास्टिसिटी निकाल ली है। क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स के बीच में निकलती है, एक का होता है प्राइस, दूसरे की होती है डिमांड। एक का प्राइस बदला, दूसरे की डिमांड बदल जाएगी, तो दो गुड्स हो गए ना यहां पर, है ना? एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड पे जब आपने क्रॉस इलास्टिसिटी निकाली, आंसर नेगेटिव आ गया, तो आप बोलोगे कि ये दोनों गुड्स कार और पेट्रोल की तरह कॉम्प्लीमेंट्री है। कंक्लूजन निकालना पड़ेगा भाई। लेकिन दोस्तों अगर आंसर आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आंसर आपका 0 से ज्यादा आ गया, नेगेटिव मतलब आंसर आपका 0 से कम आया। अगर आंसर 0 से ज्यादा आया तो आप बोलोगे ये दोनों पेप्सी और कोक की तरह सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ना सिमिलर, ठीक है? अब देखो, जितना ज्यादा आंसर आएगा, मतलब अगर जितना ज्यादा आंसर आएगा तो तुम बोलोगे उतने ज्यादा सिमिलर है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ये गुड्स कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, ठीक है? लेकिन अगर इसका आंसर लाइक ऐसे आ रहा है 0.1 0.2, तो बहुत कम आंसर है ये।
तो जब इसका आंसर कम आता है तो तुम बोलोगे ये दोनों गुड्स वीक, वीक को बोलते हैं रिमोट सब्स्टिट्यूट्स है। रिमोट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो ज्यादा सिमिलर नहीं है भाई साहब, जो ज्यादा सिमिलर होते हैं, जैसे कि पेप्सी एंड कोक। जो ज्यादा सिमिलर नहीं है वो क्या है? पेप्सी एंड माजा। पेप्सी और माजा ज्यादा सिमिलर नहीं है, ये आम हो जाता है, ये गैस वाली ड्रिंक है, राइट। ऐसे ही नेगेटिव में देखते हैं, अरे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आंसर आ रहा है तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ। स्ट्रॉन्ग और बहुत लाइक आ रहा है -0.1 -0.2 नेगेटिव में आ रहा है लेकिन कम, तो बोलते हैं वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मतलब देखो जी भाई, फोन उसके चार्जर के बिना नहीं चलता। अगर आप अपने फोन के साथ कोई लोकल चार्जर यूज कर रहे हो तो वो इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर तुम अपने फोन के साथ ओरिजिनल चार्जर यूज कर रहे हो, फोन एंड ओरिजिनल चार्जर, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। मतलब दोनों मिलकर अगर बढ़िया चीज है तो वो बढ़िया कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कार और पेट्रोल स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर कार और पानी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों अगर इसका आंसर 0 आ गया, 0 आ गया, तो आप बोलोगे ना तो ये सब्स्टिट्यूट है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नो रिलेशन, यानी बोलोगे अनरिलेटेड गुड्स हैं ये, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, अनरिलेटेड गुड्स, ना सब्स्टिट्यूट ना कॉम्प्लीमेंट्री। भाई देखो सब्स्टिट्यूट में तो तुम जानते भी हो ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जिसका एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसका एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। था ना यहां पर, पुरानी बातें, बचपन की बात याद करो, है ना, था ना यहां पर ऐसा, तो उसके हिसाब से यहां सेट किया गया मामला। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो चीज देखते हैं। आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। लिखा है जी, इन केस ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द साइन, जो साइन होगा, निशान होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस का साइन आया तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ये जो निशान है, इट टेल अस वेदर द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। अगर निशान नेगेटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, पॉजिटिव है मतलब निशान है ही नहीं तो पॉजिटिव मान लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट है वो दोनों गुड्स, और 0 आया तो ना कॉम्प्लीमेंट्री ना सब्स्टिट्यूट। अच्छा आंसर 0 किसका आएगा? आंसर 0 किसका आएगा? जैसे कि मैं बोलूं टी, चाय, चाय के साथ अगर मैं बोल दूं जीन्स, चाय और जीन्स का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसे में आंसर 0 ही आएगा। यानी जीन्स का प्राइस कितना भी बदल जाए उससे चाय की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ, ठीक है। When good X and Y are substitute, जब दो गुड्स सब्स्टिट्यूट होती है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इनकी पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी का जो नंबर होता है, साइज होता है, वो बताता है कि दो गुड्स कितनी ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब कितनी ज्यादा सिमिलर है। कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी क्लोजर द सब्स्टिट्यूट, समझ लो, यानी हायर द वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर विल बी द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। मतलब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब ये है जितनी ज्यादा वैल्यू क्रॉस इलास्टिसिटी की होगी उतनी ज्यादा वो आपको गुड सिमिलर दिखेगी पेप्सी और कोक की तरह, ठीक है। ओके चलो जी, अब एक और चीज देख लो, बोलता है पॉजिटिव के बारे में बता रहा हूं आपको। देखो जी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आ गया, मतलब इंफिनिटी आ गया, आंसर हम निकालेंगे अभी, तो आप बोलोगे भाई इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो जुड़वा के सलमान खान है, सुमंत अग्रवाल। मतलब जो जब दो गुड्स एग्जैक्टली डिट्टो सेम होती है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा इंफिनिटी आएगा, मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे की तरह ही है, ठीक है। सुमंत लेकिन कराऊंगा, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, परफेक्ट का मतलब हो गया बहुत, अरे सेम है भाई,
इतनी ज्यादा सिमिलर है, इतनी ज्यादा सिमिलर है कि कोई फर्क ही नहीं है दोनों गुड्स में, ठीक है। तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं, पेप्सी और कोक की तरह, भाई पेप्सी और कोक डिट्टो सेम तो नहीं है ना, डिट्टो सेम जनरली देखने को मिलते ही नहीं है, तो इन्फिनिटी आंसर रियल लाइफ में कहां से आएगा। लेकिन पेप्सी और कोक ज्यादा ही क्लोज है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा और ज्यादा भी होगा, लार्ज, जितना हो सकेगा उतना लार्ज। तुम बोलोगे कितना लार्ज सर, अरे वो कंपेयर करने में पता लगता है, जब दो ऑप्शन आपको दिए हों वैसे लार्ज आएगा। लेकिन जब दो गुड्स नोट क्लोज होंगी, नोट क्लोज का मतलब रिमोट होता है, ठीक है, नोट क्लोज है तो इसका आंसर पॉजिटिव तो आएगा लेकिन स्मॉल होगा, 0.1 0.2, जैसे कि पेप्सी और माजा है दोनों कोल्ड ड्रिंक लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। अब रशियन साइकिल और अमेरिकन साइकिल की तुम बात करो तो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। रशियन साइकिल का जो मजा है उससे ज्यादा मजा शायद तुमने पता नहीं अमेरिकन साइकिल का है, लेकिन दोनों बहुत क्लोज है, राइट, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों गुड्स अनरिलेटेड निकली, ना कॉम्प्लीमेंट्री ना सब्स्टिट्यूट, तो आंसर विल बी 0, ओके, इतना भी ध्यान है आपको, ठीक है जी। चलो जी, अब आते हैं कि आंसर अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे चाय और चीनी होती है, जैसे पेन और रिफिल होता है, समझे। और इसकी वैल्यू यानी इसके साइज पे डिपेंड करेगा जो क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर निकालोगे। अगर दोस्तों 0 से बस जरा सा कम है, जरा से का मतलब स्लाइटली, 0 से बस जरा सा कम है तो समझ लेना कि ये वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। वीक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तुम्हारा फोन और लोकल चार्जर, ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर नेगेटिव है और बहुत ज्यादा है तो तुम समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कि तुम्हारा फोन और ओरिजिनल चार्जर, सो ब्यूटीफुल, ठीक है, ओके। हाँ, अब फॉर्मूला मैंने बताया भाई, आपको ये देख लो, फॉर्मूला ये है क्रॉस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। मतलब एक्स और वाई यहां होना जरूरी नहीं है, किसी की भी डिमांड और किसी का भी प्राइस, बस दोनों गुड्स अलग होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, प्राइस वाई का ही है और क्वांटिटी एक्स की है। मॉड्यूल में इसको ऐसे लिखा हुआ है, बीच में डिवाइड का निशान है, वो इसको उल्टा कर दो तो डिवाइड का निशान बन जाएगा आपको, लेकिन यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा भाई मैं, ठीक है, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। 2-1 क्वेश्चन करा दो, लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन करा दो 2-1, ठीक है। हाई साइकिल, थाईलैंड की साइकिल, अरे थाईलैंड की साइकिल रद्दी होती है भाई। अभी लीडर बोर्ड में कौन कौन आगे चल रहा है भाई, दिव्यांश, वेदांत, तनुष, करण, ज्ञानेंद्र, अमन, ठीक है। डाउट्स देखना चाहता था एक्चुअली, बच्चे ने कुछ यहां पूछा हो तो। सर आप पटना आ रहे हो, हाँ भाई पटना आ रहा हूं फैजान, 25 तारीख को ज्ञान भवन, ज्ञान भवन विद्यापीठ है पीडब्ल्यू की, वहां पर आ रहा हूं, ठीक है, 25 को भी और 26 को भी। अब मयंक बोल रहा है कि सर अगर आंसर एक आया तो क्रॉस इलास्टिसिटी का पॉजिटिव ही तो है, तो सब्स्टिट्यूट्स बोल देना सिर्फ। हाँ भाई हाँ, प्रतीक ने पूछा सर इसमें नेगेटिव साइन लगाना है क्या, नहीं नहीं, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे भैया, जबरदस्ती नेगेटिव साइन सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में लगाना है, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, यहां पता करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर कृष्णा 10 नंबर का है, नहीं वो सानिया ऑनलाइन नहीं चलेगा, हाँ वो दूंगा मैं आनंद, टेंशन मत लो उस चीज की। अच्छा भाई, कोलकाता में दीपशिका, कोलकाता की मैराथन का अभी डिसाइडेड नहीं है पूरा पक्का, ठीक है, लेकिन जो डिसाइडेड है 3 डेट्स तो डिसाइडेड है, क्योंकि अब हर जगह मैराथन लेंगे तो जून वाले बच्चों का पेपर भी तो क्लोज है, ठीक है ना। सितंबर अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फॉर्म कब फिल करना है मैं बताऊंगा महेश, अभी नहीं निकला। सर इंटरमीडिएट क्लासेस में सेम टीचर पढ़ाते हैं, देखो इंटरमीडिएट क्लासेस का बताता हूं, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स यहां पढ़ा रहा हूं, इससे पहले इसका चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 का पोर्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाता था मैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट का कोर्स फाउंडेशन में आ गया, तो अब इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स रही नहीं, तो मैं अभी उठ के वहां से यहां आ गया, ठीक है। तो मैं ही हूं जो इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाला था आपको, ठीक है। सालिना मुंबई में इस बार नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड लास्ट क्लास में कराया था,
जब प्राइस डिक्रीज जब होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होती है, तो ईपी लेस देन 1 होता है सेजल, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, दोनों में नेगेटिव रिलेशन, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। एग्जाम फॉर्म बता दूंगा राज्य कब आएगा, अभी के लिए ध्यान दो। चलो जी, बोल रहा है, आपको ध्यान देना होगा, बोलता है आ शॉपकीपर सेल्स ओनली 2 ब्रांड ऑफ नोटबुक्स। एक दुकानदार है, वो 2 ब्रांड ऑफ नोटबुक्स बेचता है, एक का नाम है इंपेरियल, एक का नाम है रॉयल। तुम मान लो एक का नाम है क्लासमेट, एक का नाम है स्कूलमेट, 2 नोटबुक बेच रहा है, 2 किताबें बेच रहा है। कहता है इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन प्राइस ऑफ इंपेरियल राइजेस बाय 10%। कहता है इंपेरियल का जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो 10% है, ठीक है, ठीक है। द डिमांड फॉर रॉयल इंक्रीज बाय 15%। तो रॉयल की जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 15% से बढ़ गई है। तो कहता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लो। तो हम बोलेंगे भैया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का छोटा वाला फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कोई भी गुड जो दूसरी दी हुई है, जिसकी क्वांटिटी दी हुई है, मान लो रॉयल, अपॉन प्राइस किसका चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका, इंपीरियल का, है ना। एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, कोई भी एक गुड अलग दूसरी गुड अलग। क्वांटिटी में कितना चेंज आया भाई, 15 का। डिमांड में, प्राइस में कितना चेंज आया था, 10 का। आंसर आ गया 1.5। यहां माइनस का निशान, अब तुम बताओ दिख रहा है यार, माइनस का निशान यहां पर चेक करना है। देखो एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही है, तो माइनस का निशान होगा ही नहीं, यहां पर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। और जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन, आपको वैसे ही पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, तो यहां पर बोलेंगे ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट भी है। एक बढ़ रहा होता दूसरा कम हो रहा होता, हमें पता लग जाता है यार एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड कम होती है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, वहां नेगेटिव निशान लगता। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था ये, अगर वैल्यूज होती तो वैल्यूज को कैलकुलेट करते, वो भी सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बोल रहा है भाई, कहता है द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन 2 गुड्स एक्स एंड वाई इज नोन टू बी 0.8। कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू ही दे दी आपको 0.8, तो साफ पता लग रहा है प्लस में आंसर है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, ओके। लेकिन आगे बोल रहा है इफ प्राइस ऑफ गुड वाई राइज बाय 20%। कहता है गुड वाई का प्राइस 20% से बढ़ गया, तो बताओ डिमांड फॉर गुड एक्स पे कितना बदलाव आएगा। अरे इसने क्या पूछ लिया, ये बोलता है क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब इसने सीधा सीधा बोल दिया कि क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0.8 है, इसकी जगह मैंने लिख दिया 0.8। कहता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% है, ठीक है, तो ये 20% दिया हुआ, राइट, ओके। और आपसे ये पूछा है, तो राज्य क्या करो, इस 20 को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। कैसे, मैं दोबारा नोट करता हूं, इसकी जगह ये लिख दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पूछा हुआ है एक्स का, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर बताओ, 16% आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी 16%, राइट, ओके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन है जो यहां पर लिखी हुई है, मॉड्यूल की ही इलस्ट्रेशन है भाई साहब। ये देखो, ये क्वेश्चन चक्कर खाने वाला है थोड़ा सा, यहां तुम्हें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की गई है, उससे रिलेट करते हैं। कहता है भाई प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30। कहता है 1 किलो चाय का प्राइस 30 रुपए है, टी लिख दिया मैंने चाय को। एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। कहता है इस प्राइस पर जो क्वांटिटी ऑफ टी है वो 5 किलो है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी राइज, कहता है कॉफी का प्राइस जब बढ़ जाता है 25 से 35, भाई साहब प्राइस ऑफ कॉफी पहले 25 था, अब कितना हो गया, बढ़ के 35 हो गया, मान लो मैंने ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी राइजेस फ्रॉम 5 to 8। देख रहे हो स्कीम, देख रहे हो, स्टार्टिंग की जो इंफॉर्मेशन थी इससे कोई लेन देन नहीं है, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो चाय की डिमांड पे फर्क पड़ा, उससे लेन देन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा यहां पर, प्राइस ऑफ कॉफी, इधर लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ चाय, कॉफी का प्राइस 25 से 35, ओके, चाय की डिमांड 5 से 8, 5 से 8, यहां पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है क्रॉस, तो इसका फॉर्मूले में आप छोटे वाला फॉर्मूला यूज मत करना, यानी मैं दिखाऊं आपको फॉर्मूला,
ये वाला यूज मत करना क्योंकि कुछ परसेंटेज में नहीं गिवन, ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा फिर छुट्टी कर दूंगा। कहता है चेंज इन क्वांटिटी देखो अपॉन चेंज इन प्राइस देखो, मल्टीप्लाई करो प्राइस से और क्वांटिटी से। देखते हैं भैया क्वांटिटी में चेंज कितना है। यार कैसे निकालोगे क्वांटिटी में चेंज, अब तुम्हें करना पड़ेगा। क्वांटिटी में चेंज कैसे निकालूंगा मैं, Q2 माइनस Q1। प्राइस में चेंज कैसे निकालूंगा मैं, P2 माइनस P1। बस ऐसे ही निकालना तुम। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना चाहते तो Q1 माइनस Q2 कर लेना, लेकिन जब Q1 माइनस Q2 करोगे तो यहां P1 माइनस P2 करना, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज देखना भैया। ठीक है, तो ये Q2 है, ये Q1 है, 8 में से 5 गए 3, तो डेल्टा Q की वैल्यू 3 आ गई। डेल्टा P निकालो, 35 में से 25 माइनस करो 10 आएगा। पुराना प्राइस देखो 25, पुरानी क्वांटिटी देखो 5। चलो जी आंसर में काटा पीटी करेंगे। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 आंसर है। तुम्हारे दिमाग का कैलकुलेटर बोलता है ये 1.5 है। इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो गुड से सब्स्टिट्यूट है। हाँ चाय और कॉफी तो वैसे भी सब्स्टिट्यूट गुड है, लेकिन न्यूमेरिकल से भी पता लग गया मुस्कान, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस, अगली क्लास में इनकम इलास्टिसिटी कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। कहता है 1 किलो चीनी का प्राइस 50 रुपए है, प्राइस ऑफ टी 50। चलो जी, एट दिस प्राइस 10 kg इज डिमांडेड। इस प्राइस पर जो डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ चाय है वो 10 किलो है। इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 30 to 25, कहता है अगर चाय का प्राइस ऑफ टी 30 से 25 तक गिर गया तो क्या हुआ, द कंजम्पशन ऑफ शुगर, चीनी पे आ गया, चीनी पे कहता कंजम्पशन ऑफ शुगर 10 से 12 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर यहां लिख दिया, ये 10 से 12 हो गया। तो मेरे को तो वैसे ही पता लग गया चाय और चीनी की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन फालतू में दी थी तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालो भैया। हमने क्या बोला, हम निकालेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी निकाल लो पहले, कैसे सिखाया था तुम्हें, Q2 माइनस Q1। ठीक है ना, ऐसे कर लो। तो 12 में से 10 गए तो 2 आएगा। चेंज इन प्राइस 25 में से 30 गए, अब कर लो 25 में से 30 माइनस करो भाई, -5 आएगा, ध्यान रखना। तो ये चेंज इन प्राइस -5 देख रहे हो, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस 30 आएगा प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी 10 आएगी। अब काटा पीटी कर लो हरे रंग से, 0 से 0 गई। ठीक है, और कुछ बच नहीं रहा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना, 6 आ गया, अपॉन में माइनस का 5 है तो माइनस ऐसे भी लगा सकते हो। अब कैलकुलेट करो, 1.2 आ रहा है, माइनस का निशान साथ में ही है, -1.2। माइनस है तो साफ पता लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्स बोल दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा, समझे। इस लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, दिस इज अबाउट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके ओके रिपोर्ट है भैया। तो ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी बाद में करेंगे। तो आपसे अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोस्तों। एक होता है राई ब्रेड, राई एक अनाज है, उसका ब्रेड बनता है। एक होता है व्हीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, गेहूं का ब्रेड। अब बताओ इन दोनों की क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, या तुम कुछ कह नहीं सकते कांट से, क्या आंसर आना चाहिए। 30 सेकेंड्स तुम्हें दूंगा, आप बताओगे इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। हरीश जी लास्ट में अरे क्वेश्चन तो करा दूं एमसीक्यू। भाई साहब देखो, ये दोनों ही ब्रेड है, एक नहीं मिली तो दूसरी से काम चल जाएगा, है ना। तो ये दोनों गुड सब्स्टिट्यूट्स है। जब गुड सब्स्टिट्यूट होती है तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव दिया हुआ है, ए वाले को टिक कर देंगे और बोलेंगे बल्ले बल्ले। ठीक है, मैं खुद ही पोल स्टॉप कर देता हूं, कंप्लेंट मत करना, क्योंकि तुम्हें छुट्टी भी करवानी है ना। कहता है जी, पोल चालू कर दिया,
कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है, इन दोनों की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी? भाई कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है, फॉर एग्जांपल तुम मान के चलो जो तुम्हारा मोबाइल फोन है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल फोन को पर्सनल कंप्यूटर मान लो, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उन दोनों में कैसा रिलेशन है? तो यार कंप्यूटर किसी काम का नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर और उसका सॉफ्टवेयर दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव आंसर आपको देखने को मिलेगा, सी वाला, राइट। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक और कर लेते हैं। अब बताओ, एक तुम्हारा ब्रेड है, रोटी है और एक डीवीडी है। डीवीडी गोल गोल सी होती है, सीडी डीवीडी तुमने सुनी होगी, जिसमें मूवीज प्ले करते थे। एक्चुअली डेटा स्टोर करने की चीज होती है डीवीडी सीडी। तो ब्रेड और डीवीडी की क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर क्या आएगा? बताओ। ब्रेड और डीवीडी की क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर वही आएगा जो आंसर एक घड़ी और चप्पल का आएगा, जो आंसर एक दीवार और चप्पल का आएगा। मतलब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब ना सब्स्टिट्यूट ना कॉम्प्लीमेंट्री तो आंसर विल बी 0। ठीक है, ये एग्जाम लायक क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर बच्चे यहां पर करेक्ट है, इनको समझ में बढ़िया आ रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊं तो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी करी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको लीडर बोर्ड दिखा दूं आज की क्लास का, आप देखोगे नंबर 1 पे दिव्यांशी रहे हैं, फिर वेदांत, फिर वंशिका, फिर अमन, रोहित, अक्षत, राहुल, प्रणव, शोभित, विपुल गोयल। दोस्तों जो तुम्हारा प्यार मिल रहा है ना, एक्चुअली वो प्यार बहुत अपरंपार है। ठीक है, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। ठीक है, प्यार बना रहेगा तो ये बॉन्ड बना रहेगा, मजे आते रहेंगे, ऐश होती रहेगी। ठीक है भाई, लव यू एवरीवन। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।